ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा जो पिछले मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए ना, आप कैसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, हल्का सा मैं दिखा देता हूं। देखो, अभी जो 2023 का आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था, 20 जुलाई को सेकंड पेपर था। सेकंड पेपर के अंदर राजस्थान है। पहला है, राजस्थान के किन जिलों में साबरमती नदी प्रवाहित होती है, इसकी सहायक नदियों के नाम लिखो। जो पढ़े हैं उनको पता, मैंने 5 सहायक नदियों के नाम लिखाए हैं, शेई, माजम, हतमती, वाकल और मधुमती। ये पांचों नदियां मिलकर, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो हल्का सा आपको ध्यान ये रखना है कि वो क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको कैसे चलना है। इसमें आता साबरमती नदी। साबरमती नदी किन जिलों से प्रवाहित होती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो आपको ये आनी कैसे चाहिए कि बिना रटे हुए आनी चाहिए। ये वाला भाग राजस्थान, पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपन एक बार हल्का सा देखते हैं कि किस प्रकार से हमें बातें याद रह सकती है। बिना रटे हुए सारी बातें याद रहनी है। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है उदयपुर। यहां पर एक जिला है उदयपुर। उदयपुर के नीचे वाला भाग है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के नीचे आता बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग के अंदर एक जगह है, यहां पर गोगुंदा। उदयपुर, उदयपुर के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला में गोगुंदा। गोगुंदा से निकलती है वाकल नदी। गोगुंदा से निकलती है वाकल नदी, ये आती है कोटड़ा तक। उदयपुर की एक जगह है कोटड़ा, वहां तक आती है। गोगुंदा से निकली वाकल नदी, कोटड़ा तक आई। कोटड़ा के अंदर इसमें शेई, माजम, हतमाती और खुद वाकल, और ये 5 नदियां मिलकर यहां पर जो नदी बनाती है वो बनती है साबरमती। साबरमती की 5 सहायक नदियां, पहला उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये यहां से होती हुई इससे बाहर निकल जाती। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ, उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर जिलों से प्रभावित होती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, तो माजम, हतमाती, मधुमती, शेई और वाकल। आगे अपन पढ़ते वक्त इनको पढ़ेंगे। उत्तर कैसे याद रहता है, अब दिमाग में आपको क्या याद रहेगा, ये तो याद नहीं रहेगा जो मैंने बोला वो नाम आपको याद नहीं है, लेकिन ये जगह तो पता है कि राजस्थान के एकदम नीचे वाले भाग में वहां से निकलती 2 जिले थे। कौन से थे, एक उदयपुर और दूसरा डूंगरपुर। ये याद कब रहेगा, थोड़े अपन काफी दिनों तक मैप करते रहेंगे तब जिलों की लोकेशन आने लग जाएगी, और जैसे ही लोकेशन आने लगेगी फिर ये धीरे धीरे बातें अपने आप याद रहने लग जाएगी। रटना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी आपको बिना रटे हुए पूरी क्लास में याद होनी चाहिए। जितना पढ़ते हैं, जितना यहाँ पढ़ाया जाता है, एक बार घर जाकर आप सिर्फ मैप रिवाइज करना। 10 या 15 मिनट लगते हैं मैप को देखना अच्छे से, पूरी ज्योग्राफी कंटस्ट हो जाएगी और बिना रटे बिना बोझ लोड लिए। अब ये मेंस में था क्वेश्चन, साबरमती नदी किन जिलों से प्रवाहित होती है, 2 जिलों से। कौन सी 5 सहायक नदियां, तो नाम लिखेंगे आगे अपन, तो ये सहायक नदी आने लग जाएगी। पहला हो गया, राजस्थान के किन जिलों से साबरमती नदी प्रवाहित होती है, उदयपुर और डूंगरपुर से। कौन सी सहायक नदियां, तो आगे अपन इसके 5 नाम लिखेंगे, शेई, माजम, हतमाती, वाकल और मधुमती। ये 5 इसकी नदियां, ये पूरा हो गया। देखो, राजस्थान के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक राज्य ये क्षेत्र कौन से है, तो राजस्थान में 4 क्षेत्र है। जब भी अपन कुछ पढ़ते हैं तो उसको मैं कह रहा हूं मैप से पढ़ेंगे अपन, मैप से पढ़ेंगे तो सारी बातें, इसी मैप को अपन दूसरे में यूज ले लेते हैं। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहां मिलता है, तो देखो बातें कैसे याद रहती है। मैं कह रहा हूं एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर। ये तो याद है, 1, 2, 3 और 4। राजस्थान के ऐसे 4 क्षेत्र हैं, इधर है, उधर है, ऊपर है और नीचे है। इधर है, उधर है, ऊपर है और इधर का मतलब उदयपुर, इधर का मतलब जैसलमेर, उधर का मतलब सीकर, इधर का मतलब बांसवाड़ा। कौन कौन से जिलों में रॉक फॉस्फेट मिलता है, तो उदयपुर में मिलता है, जैसलमेर में मिलता है, सीकर में मिलता है और बांसवाड़ा में मिलता है। यही तो पूछा गया वहां कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट किन किन स्थानों में मिलता है, उनका नाम लिखो। तो उदयपुर, जैसलमेर, सीकर। अगर क्वेश्चन आपके सीटी का हो
या लो लेवल का कोई आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो कांस्टेबल का, तो अधिकतम यही पूछा जाता है कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है, तब आपको उदयपुर देना है। उदयपुर में एक ही जगह है, जामरकोटड़ा। या तो आएगा जामरकोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, या आएगा राजस्थान के किन किन जिलों में रॉक फॉस्फेट मिलता है। तब आपने को अगर क्वेश्चन एसआई या आरएस का होगा तब क्या पूछेगा, इसके अंदर का क्षेत्र पूछेगा। उदयपुर का कौन सा, जामरकोटड़ा। जैसलमेर का कौन सा, बिरमानिया, बिरमानिया। सीकर का कौन सा, केरपुर। बांसवाड़ा का कौन सा, सालोपात। ये क्वेश्चन का तीसरा कैटेगरी है। जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता तो इनमें से क्वेश्चन उठाया जाएगा कि राजस्थान के निम्न में से कौन से क्षेत्रों में फॉस्फेट मिलता। अपने तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ये नाम दिए होंगे, जिलों के नाम नहीं दिए होंगे, बिरमानिया, केरपुर, जामरकोटड़ा। जिलों का नाम कहाँ दिया होता है, जहां पर उस क्वेश्चन को थोड़ा इजी रखना हो। उदयपुर, ये जैसलमेर, ये सीकर और ये बांसवाड़ा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता, देखो बातें भूल गए। ये तो यहाँ था, एक नीचे था, एक इधर था, एक ऊपर था और एक इधर था। ये उदयपुर था, ये जैसलमेर था, ये सीकर था और ये बांसवाड़ा था। अगर थोड़ा सा जोर लगाओ तो उदयपुर की जगह याद रह जाएगी, जामरकोटड़ा। थोड़ा सा जोर लगाओ तो जैसलमेर का बिरमानिया याद रह जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाओ तो सीकर का केरपुर याद रह जाएगा। और थोड़ा और जोर लगाओ तो मतलब रॉक फॉस्फेट से जितने जुड़े क्वेश्चन का उत्पादक क्षेत्र है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। फिर इसमें एक और बात पूछी गई थी इसने, देखो राजस्थान के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों के नाम दीजिए। तो नाम तो हमें आते हैं, 4 जिले, 4 जिलों के अंदर के क्षेत्र। इसका उपयोग क्या है, आगे अपन मर्दा पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका उपयोग लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे अपन मर्दा वाला भाग पढ़ेंगे, तो मर्दा वाला भाग पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे मर्दा की 2 समस्याएं होती है। कौन कौन सी 2 समस्याएं होती है, मर्दा के अंदर 2 समस्याएं होती है। पहले तो मर्दा का हम पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं, मर्दा का पीएच मान। अगर मर्दा का पीएच मान ज्ञात करना है तो पहले हमें देखना होगा कि पीएच होता क्या है और इससे कैसे मान ज्ञात किया जाता है। तो एक स्केल बनी होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। अपने जैसे मापने वाली स्केल होती है, ऐसी स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। इन अंकों में अगर आपको किसी का चेक करना है तो यहां बीच में एक डिवाइडिंग लाइन होती है जहां पर 7 नंबर लिखे होते हैं। अगर जिस किसी पदार्थ का पीएच मान या उसकी 7 से कम आ रही है तो वो एक नेचर का होगा, 7 से ज्यादा आ रही है तो वो दूसरे नेचर। किस नेचर का, अगर इधर वाले में आ रहा है तब उसका नेचर होगा अम्लीय, और इधर वाले में आ रहा है तब उसका नेचर होगा क्षारीय। अब हम इसको कैसे मापेंगे कि ये अम्लीय है कि क्षारीय। तो जो पदार्थ हमें दिया जाता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, पीएच है क्या। देखो एक जब भी पढ़ते हो सारे शब्दों का मीनिंग आपको क्लियर आना चाहिए। शब्द पढ़ते हो शब्द का मीनिंग क्लियर आना चाहिए। जैसे लिखा पीएच मान, अब पीएच होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। उस तत्व में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कितना हाइड्रोजन आयन उसमें घुला हुआ है। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा घुला हुआ है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा घुला हुआ तो इसका मान कम होगा। हाइड्रोजन आयन कम होगा तो क्या होगा, कुछ दूसरा और होगा। इसके अंदर जब H आयन अधिक होता है तब इधर, और H आयन नहीं होकर तो क्या होगा, OH आयन हो जाएगा। या तो हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। जब हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, और हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी तो किसकी मात्रा होगी, हाइड्रोक्सिल की मात्रा ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोजन कम हुआ तो हाइड्रोक्सिल बढ़ेगा। अगर हाइड्रोक्सिल बढ़ा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, हम कहते हैं सुबह सुबह हमें एसिडिटी होती है। ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं एसिडिटी होती है। क्या होता है, आपके पेट के अंदर जो HCl बनता, अम्ल बनता, उसकी मात्रा बढ़ गई है। उसकी मात्रा बढ़ते ही उसने क्या कर दिया, आपके बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसका पीएच मान क्या कर दिया, 7 से ज्यादा कर दिया, 7 से कम कर दिया। हाइड्रोजन बढ़ गए आपकी बॉडी में, एकदम खट्टी खट्टी डकार आती है। फिर हम क्या कहते हैं, फटाफट इनो लाओ, थोड़ा इनो पीते, मेरे एसिडिटी हो गई। इनो क्या है, इनो इसका काम करता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया, उसने बॉडी को अम्लीय बना दिया। हम OH डालते क्या हो जाएगा, बॉडी धीरे से थोड़ी क्षारीय हो जाएगी और पीएच मान कितना आ जाएगा। ये मर्दा के अंदर आगे पढ़ेंगे तो ये मर्दा की समस्या है, ये भी मर्दा की समस्या है। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो भी समस्या, पीएच मान 7 से कम है तो भी समस्या।
तो हमें क्या करना होगा, पीएच मान 7 रखना होगा। 7 रखने के लिए मृदा इस प्रकार की है तो मृदा का रासायनिक उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, रॉक फॉस्फेट से निर्मित रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे। और इसमें होगा तो इसका किसका काम करेंगे, जिप्सम का काम करेंगे। अब हमें ये पता चल गया रॉक फॉस्फेट किस काम में आता है। उसमें लिखा था ना क्वेश्चन में, रॉक फॉस्फेट के उपयोग लिखो। तब हम क्या लिखेंगे, ये अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करती है। मृदा कैसी थी, प्रॉब्लमेटिक थी, अम्लीय थी, उसको उपजाऊ बनाने का काम करता कौन, रॉक फॉस्फेट। अब देखो उस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन के सारे उत्तर अपने को आने चाहिए। पहले तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों के नाम दीजिए। अब आपको दिमाग लगाना है, एक इधर था, एक इधर था, एक ऊपर था और एक इधर था। ये उदयपुर था, ये जैसलमेर था, ये सीकर था, ये बांसवाड़ा था। ये उदयपुर का जामरगोडरा, ये जैसलमेर का बिरमानिया, ये सीकर का केरपुरा और ये बांसवाड़ा का सालोपात। अधिकतम क्वेश्चन यहाँ से 4 लाइनें अपन ने लिख दी। अब इसमें पूछा गया इसका उपयोग बताइए। उपयोग आने लग गया, अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करता है। इस प्रकार से इन बातों को आपको थोड़ा सा बेस लेकर बिना रटे हुए कोशिश करनी है कि आपको ऐसे याद रहे। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में बायोमास परियोजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला तो आपको आना चाहिए बायोमास है क्या, फिर बायोमास कैसे बनती है, फिर राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर बायोमास का उत्पादन अधिक है, या राजस्थान बायोमास उत्पादन में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो पहले हमें बायोमास आना चाहिए। बायोमास क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। थोड़ा सा अपन इन क्वेश्चनों को ढंग से करते हैं ताकि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये आपको आना चाहिए। बायोमास किसी भी प्रकार की अगर आपको ऊर्जा का उत्पादन करना है तो एक यहां पर बॉयलर लगा होगा, उस बॉयलर को ये पाइप से पानी आता है, पानी को इस प्रकार से आपको, ये बॉयलर कहलाता है जिसके अंदर पतली पतली पट्टियां होती है। इन पट्टियों के अंदर पानी भरा होता है और पानी को भाप में बनाना, पानी को भाप में बदलना है। ये भाप क्या करती है, यहां पर कोई ऐसा पंखा लगा होगा, टरबाइन जिसको बोलते हैं। ये भाप जैसे टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन घूमेगा और इस टरबाइन के घूमने से इसके नीचे एक शापट लगी होती है, शापट के नीचे आर्मीचर होता है। ये जोर से घूमकर उस आर्मीचर को घुमाती है और आर्मीचर को घुमाने से यहाँ पर दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है। यानी हमारा काम क्या है कि इसमें भरे हुए पानी को वाष्प में बदलना। इसमें भरे हुए पानी को वाष्प में बदलने के लिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मेटल लाकर डालना होगा जो जल सके, जिसे हम आग लगा सके। तो हमने यहाँ पर डाला पहले यूरेनियम। देखो सारी चीजें कॉमन चीजें ना वो आपको आनी चाहिए। यूरेनियम, यूरेनियम को यहाँ पर डालेंगे, उसके अंदर जिरकोनियम से आग लगाएंगे तो यूरेनियम क्या होगा, तेज हीट देगा और इस हीट से क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, टरबाइन चल पाएगा, आर्मीचर घूम पाएगा और विद्युत उत्पन्न हो गई। इसको बोलेंगे परमाणु ऊर्जा। अगर यहाँ पर हमने गर्म किससे किया, यूरेनियम से, तब ये हो गई परमाणु ऊर्जा। अगर हमने इसको गर्म यूरेनियम से नहीं करके कोयले से कर दिया, यहां पर हमने कोयला डाल दिया, कोयले को डाल के आग लगा दी, कोयला भी तो भाप देता है, कोयले की भाप से इसका पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होकर भाप बनी, भाप बनकर टरबाइन चला, फिर आर्मीचर, प्रोसेस तो आगे तो वही है। इस ऊर्जा को बोलते हैं तापीय ऊर्जा। पहले वाला में क्या थी, परमाणु ऊर्जा, इसमें क्या हो गई, तापीय ऊर्जा। कोयला नहीं जलाकर आप तो गैस लेके आ गए, प्राकृतिक गैस, घर से गैस की टंकी उठाई, उसके नीचे लगाया, उसको भाप बनाया। 3 साधन, गैस, कोयला और खनिज तेल, इससे बनने वाली ऊर्जा को बोला जाता है तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। काम इसका यही करना। मान लो आपने ना तो यूरेनियम जलाया, ना कोयला जलाया, ना प्राकृतिक गैस जलाई, ना खनिज तेल जलाया, क्या जलाया आपने, यहां पर कृषि अपशिष्टों को जलाया। कृषि अपशिष्ट क्या होता है, कृषि अपशिष्ट, खेतों में फसल बोते हैं, मान लो आपने सरसों या रायडा बोया, रायडे को क्या करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद उसमें फलियों में से बीज निकाल दिया, बाकी बचा कचरा। अब ये कचरा तो अपन काम लेते नहीं, ना पशु खाते हैं, हम तो क्या करते हैं, खेत में ऐसे ही छोड़ के आग लगा देते हैं, वो वेस्टेज है। इसका यूज होता, क्या यूज होता, उस कचरे को आप बेचो, लोग बेचने वाले आते हैं, उसको ले जाकर इसके, जैसे अपन ये बनाते हैं ना घरों में ईंटें, इसको प्रेस करके ईंटें बनाई जाती है, ईंटें बनाकर उसको क्या करती है, यहाँ लाकर इन ईंटों को जलाया जाता है। किसका, सरसों से। ऐसा ही चावल में होता है, चावल का पौधा हुआ, ऊपर चावल लगे, आपने चावल के ऊपर वाले पौधे से निकाल लिए, पीछे चावल का डंठल बचता है, इसको बोलते हैं चावल की भूसी।
उसको भी क्या कर दो, आप बेच दो, लोग ले जाकर उसकी ईंटें बनाएंगे, ईंटों को लाकर यहाँ पर डाल देंगे, ईंटों को जलाएंगे, है तो वो चावल की भूसी जल जाएगी। वो तो यहां से चावल की भूसी जल सकती है, यहां से सरसों की भूसी जल सकती है, या कोई और कृषि अपशिष्ट, जैसे अपन मान लो कहते हैं मैं तो बाजरा खेत में बोऊंगा और बाजरे का केवल बाजरा जो वाला ऊपर वाला सींटी है उसको तोड़ लिया, बाकी को मैं पशुओं को नहीं खिलाऊं, अपने तो क्या बाजरे के चारों को तो पशु खाते हैं, इसलिए हम इसको बेचते नहीं। अगर आप उसको भी ले जाकर कहीं इनको बेच दो तो वो क्या करें, उसको प्रेस करके बट्टियां बनाकर यहाँ लाकर, कोई भी कृषि अपशिष्ट लाकर अगर उससे यहाँ पर हम आग लगाएंगे, आग से अगर इस पानी को हम गर्म करेंगे, पानी गर्म करने से टरबाइन और ये चलेगा, उस ऊर्जा को बोलते हैं बायोमास। ऊर्जा के 3-4 रूप हो गए, कौन कौन से? पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा तापीय ऊर्जा, तीसरा बायोमास। सुनीता उसको रामलाल के नहीं, बोतल दे पानी, एक बोतल भर वो ला रहा। बायोमास, तो बायोमास किससे मिलेगा? कृषि अपशिष्टों को जलाने से। बायोमास ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेंगे? कोई भी कृषि अपशिष्ट जैसे सरसों, जैसे चावल, इसमें एक होता है जूली फ्लोरा, नाम याद रखना अपने को। ये जूली फ्लोरा क्या होता है? अंग्रेजी बाउल होता, जो अंग्रेजी बबूल अपने यहाँ लगा होता है, इसको आजकल काट कर कोयला बनाया जाता है। जगह जगह लोग इसको काटते हैं, ठेके लेते हैं, उसको काट कर सुखाकर उसे कोयले, इस अंग्रेजी बबूल को बॉटनिकल भाषा में क्या कहते हैं? जूली फ्लोरा। इसको भी यहाँ लाकर उसे कोयले से हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इस ऊर्जा को बोलते हैं बायोमास। तो बायोमास किससे मिलती है? तो अपने को एक कॉमन पॉइंट याद रखना, कोई भी कृषि अपशिष्ट, कोई भी कृषि अपशिष्ट से बायोमास बनाएंगे। मान लो यहाँ पर बायोमास नहीं आए, बायोगैस आ जाए, देखो जिन शब्दों में डिफरेंस कम है उसको अच्छे से ध्यान रखना। बायोमास नहीं आकर क्या आ जाए? बायोगैस आ जाए, क्या कहेंगे? जहां हमने कृषि अपशिष्ट का, वहां पर हमें सिर्फ इतना ही कहना, पशुओं का अपशिष्ट या मानव अपशिष्ट। पशुओं का अपशिष्ट या, वहां पर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, वहां पर गैस बनाएंगे। तो गैस के लिए हम क्या करेंगे? जो अपशिष्ट होगा उसको सड़ाएंगे, सड़ाने से मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस का उत्पादन करना, अधिकांश उसमें मीथेन गैस मिलेगी। तो यहां पर था बायोगैस, बायोमास, यानी कोई भी कृषि अपशिष्ट को जलाकर जिस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसको बायोमास ऊर्जा उत्पादन कहा जाता है। अब देखो अपने को वहां पर देखना ना, राजस्थान सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान देश की 50% सरसों का उत्पादन करता है। जब राजस्थान देश की 50% सरसों का उत्पादन करता है तो राजस्थान 50% सरसों का अपशिष्ट भी तो बनाता है, 50% अपशिष्ट बनाते हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों अपशिष्ट उत्पादक देश, और सरसों का अपशिष्ट हम किस में लेंगे? बायोमास ऊर्जा। और इस ऊर्जा यानी राजस्थान बायोमास ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से एक प्रमुख या उपयुक्त राज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों खूब होती है, हमारे यहाँ जूली फ्लोरा खूब होता है। चावल हमारे यहाँ नहीं होता, चावल दूसरी जगह होता है, चावल का उत्पादन कम होता है। इन दो के कारण राजस्थान बायोमास ऊर्जा उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। और राजस्थान में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा के जो प्लांट लगे वो उदयपुर वाले भाग में लगे हैं, 42,000। आगे अपन पढ़ेंगे तो इसको वैसे वहां पर क्षेत्रों को लिखेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन इजी लगना चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिखा, राजस्थान में बायोमास परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहली लाइन में क्या लिखना है? बायोमास ऊर्जा का उत्पादन कैसा होता है? किसी भी कृषि अपशिष्ट को जलाकर इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः इसमें सरसों, चावल व जूली फ्लोरा को जलाकर इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान सरसों उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए राजस्थान बायोमास ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से एक उपयुक्त राज्य है। ये लाइन अपने को, राजस्थान में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा के जो संयंत्र लगे वो उदयपुर में लगे हैं। राजस्थान के दक्षिण अरावली प्रदेश में संकटग्रस्त वन, ये अपन क्या करेंगे आगे, अपन इसे 27 अभ्यारण्य पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है 27 पढ़ेंगे, उसमें से 3 अभ्यारण्य दक्षिण वाले भाग में है। देखो क्वेश्चन आया है वन्य जीव अभ्यारण्य से, आया है इसको जैव विविधता की दृष्टि से, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया। अगर आपको 27 के 27 में से दक्षिण राजस्थान के 3-4 अभ्यारण्य आते हैं तो इस क्वेश्चन का उत्तर एकदम इजी और आसानी से दे सकते हो। फिर देखो इसमें और भी क्वेश्चन थे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऊपर खिसकाते हैं। राजस्थान में जनसंख्या वितरण,
लोग कैसे रहते हैं, वितरण का मतलब लोगों का बिखराव कैसे है। पर भू आकृति यानी भूमि का आकार कैसा है। भू आकृति और जलवायु के प्रभाव यानी वहां पर जलवायु किसे कहते हैं, जिसके अंदर तापमान हो, वर्षा हो, पवन की गति हो और आर्द्रता हो। इन चारों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, जलवायु। किस भाग में तापमान ज्यादा, किस भाग में तापमान कम, किस भाग में वर्षा ज्यादा, किस भाग में वर्षा कम, ये सारे कारण मिलकर जलवायु बनाते हैं। और ये जलवायु लोगों के रहन सहन को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो हमें पता है पश्चिम राजस्थान वाले भाग में क्या है, जलवायु प्रतिकूल है? क्योंकि गर्मियों में खूब सारा तापमान रहता है, 50 डिग्री। तो कौन रहना चाहेगा 50 डिग्री, जलना चाहता है क्या, कोई नहीं चाहता, सब ठंडी जगह रहना चाहते हैं। सर्दियों में 0 डिग्री एकदम ठहरने वाले ठंडक रहती है, तो ये भी प्रतिकूल है, वहां भी कोई रहना नहीं चाहेगा। पश्चिमी राजस्थान में लोगों के कम रहने का पहला कारण उच्च तापमान व निम्न तापमान है, जबकि पूर्वी राजस्थान में ना तो तापमान अधिक होता है ना तापमान अधिक कम होता है, इसलिए लोग उधर ज्यादा रहते हैं। फिर भू आकृतिक प्रदेशों में क्या है, पश्चिम वाले भाग में तो वर्षा ही नहीं होती है, मरुस्थल है, जहां कुछ होता ही नहीं है, जहां कुछ वर्षा नहीं है, पीने का पानी नहीं, वहां कौन लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे। जहाँ खेती अच्छे से की जा सकती है, जहाँ पानी आसानी से मिल सकता है, वहां रहेंगे। इसलिए पूर्वी राजस्थान के अंदर जनघनत्व अधिक है, जनसंख्या का वितरण अधिक है, जबकि पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर लोग कम रहते हैं, प्रतिकूल जलवायु और प्रतिकूल भौगोलिक भू आकृतियों के कारण। ये इस साल के 24 नंबर के क्वेश्चन थे राजस्थान ज्योग्राफी के आरएस मेंस के अंदर। आरएस मेंस में 24 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 65 नंबर का पेपर आया, 65 में से वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, इंडियन ज्योग्राफी थी, राजस्थान ज्योग्राफी थी। तो राजस्थान ज्योग्राफी उसमें से लगभग 40% हिस्सा कवर करती है, इस वाले भाग में से 40% हिस्सा ये कवर करती है। और देखो क्वेश्चन में लेकर आया हूं इसके, ये देखो। अच्छा सुनीता को ये आने चाहिए, अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तूने, हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 मरुस्थलों के अपन ने नाम लिखवाए थे, उसमें से 6 मरुस्थलों के नाम पूछे गए। कौन कौन से, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, लिटिल सैंडी, यहां पर 10 नाम लिखे, उसमें सिर्फ 6 नाम पूछे गए। कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियों के नाम मैप में देख, अगर तेरे पास इंडियन ज्योग्राफी है तो। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 4 है, इनकी 32 सहायक नदियों के नाम लिखवाए। 6 महानदी के थे, गोदावरी की 10 थी, 8 कृष्णा की थी, 8 कावेरी की सहायक नदियां थी। कृष्णा की सहायक नदियों के सीधा सीधा सिंपल सा नाम पूछा गया, कोयना, भीमा, मुशी, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगा और भद्रा, ये इसकी सहायक नदी। एकदम सीधा क्वेश्चन है। फिर उसके नीचे देखो कितना सीधा क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, रटी हुई बातें आजकल ये भी प्रेफर नहीं करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इधर 4 दर्रों के नाम दे दिया, इधर मैप दे दिया, बताओ कौन सा कहां पर है। अगर आप बिना मैप के रट भी लोगे तो भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपको जगह आनी चाहिए। इसमें देखो थालघाट, पालघाट, नाथुला और सिपकिला, 4 दर्रे एक जगह के नहीं, भारत के चारों तरफ के दर्रे एक ही मैप में इन्होंने दे दिए। अब इन दर्रों को देखो, थालघाट पालघाट कहाँ है सुनीता बता, अगर याद है तो। पश्चिमी घाट पढ़ा था अपन ने, पश्चिमी घाट के अंदर 4 दर्रे पड़े थे ऊपर वाले भाग से, थालघाट, भूरगाल, पालघाट और शैनकोट। उनमें से 2 दर्रे पूछे, थालघाट यहाँ पर, पालघाट यहाँ पर केरल के अंदर। थालघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल वाले भाग में। जगह आनी चाहिए दिमाग के अंदर, उसका पिक्चर आपके रहना चाहिए, एकदम इजी रहता। फिर इसके अंदर आया नाथुला दर्रा, सिक्किम के अंदर यहाँ पर नाथुला दर्रा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला नाथुला। उधर वाले भाग में था जेलेबला। ग्रेट हिमालय के अंदर 10 दर्रे लिखा है, 10 में से या तो कोई प्री में आता है, इस बार 2 मेंस में आ गए। फिर था सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल को तिब्बत वाले भाग से जोड़ती है। मैप के अंदर पूछा गया है, यानी ये भी ये चाहते हैं कि चीजें रटी भी नहीं होनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, 10 दर्रे दे दो सर, कौन से राज्य में है राज्य बता दो, सिपकिला इसमें, वो इसमें, वो इसमें। यहाँ पर वो काम नहीं चलता, इसलिए ज्योग्राफी तो पूरी की पूरी आपको मैप से पढ़नी है। पढ़ाते वक्त अपन काम भी ऐसा करेंगे, राइट साइड वाले पन्ने पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले पन्ने में हर टॉपिक का मैप बनेगा। मैप से एकदम इजी होता है, बिना लोड लिए हुए पूरी पूरी बातें याद रहती है। तो ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आया है। ये राजस्थान वाला तो अपन ले लिया। देखो जूलॉजिकल टाइम स्केल मैंने पढ़ाया था, उसमें आया है कार्बोनिफेरस। जूलॉजिकल टाइम स्केल, 4 महायुग,
4 महायुगों के अंदर पहला महायुग पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महायुग में 6 युग के अंदर 5वां युग था कार्बोनिफेरस काल, जिसका टाइम पीरियड है 35 करोड़ 28 करोड़ वर्ष। पहले तो पूछा गया इसका समय अंतराल कितना है, तो लिखना होता 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, तो इसके अंदर 2 मेजर विशेषता या पहली एक घटना बड़ी हुई, पेंजिया का विभाजन, यानी इस पृथ्वी के 2 टुकड़े होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनते हैं, वो इसी कार्बोनिफेरस काल में बनते हैं। लाइन लिखनी थी, इसका समय अंतराल 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व था। इस समय में पृथ्वी के पेंजिया के अंदर विभाजन हुआ, एक अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना। इस पृथ्वी पर जो पहला कोयला है, जिसको हम एंथ्रासाइट कोयला बोलते हैं, वो इसी युग में बना। ये इसकी विशेषता है। ये उड़ीसा, गुजरात, झारखंड के प्रमुख, देखो कितना क्वेश्चन अंदर आया है। ये क्वेश्चन अंदर से है। हम क्या करते हैं, बॉक्साइट उत्पादकों के राज्य याद करते हैं। इन्होंने उन राज्यों के अंदर से क्षेत्र पूछा है। जैसे अभी अपन ने राजस्थान वाले भाग में किया ना, बिरमानिया, सालोपात, केरपुर, ये क्या था, मतलब थर्ड स्टेप का ये क्वेश्चन, थर्ड स्टेप का। ये तो पता है कि आपको उड़ीसा में मिलता है, लेकिन उड़ीसा में मिलता कहां पर है, गुजरात में मिलता है, लेकिन कहां मिलता है ये आपको जगह बतानी होती है, झारखंड में। तो यहाँ पर चलते चलते इन क्षेत्रों के एक एक दो दो राज्यों के अंदर की बातें भी आपको याद रखनी होगी। उड़ीसा के अंदर कालाहांडी और मलकानगिरी दोनों जिले है वो, गुजरात वाले भाग में कच्छ क्षेत्र है, झारखंड वाले भाग के अंदर नीचे वाला सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि के साथ गिरावट की प्रवृत्ति रही है 1951। देखो हम बढ़ तो ज्यादा गए, हम 142 145 करोड़ तक पहुंच गए, तो हम तो हो तो, लेकिन अब क्या है, हमारी जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो अब उतनी नहीं रही। पहले हमारी ग्रोथ रेट होती थी 28 32, अब वो घटकर 17 आ गई। तो वृद्धि दर गिर तो गई, लेकिन हम तो क्या संख्या में बहुत ज्यादा हो गए। अगर हमारी वृद्धि दर में एक आदमी के, एक फैमिली के 2 ही बच्चे हो, तो 142 कितने करोड़ हो जाए, 142 करोड़ 145 करोड़ है। अगर 2 बच्चे हो जाएं, जिसकी ग्रोथ रेट सबसे कम होती है, तो भी हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा रहे। हम है तो सबसे ज्यादा, लेकिन हमारी जो वृद्धि दर है उसके अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई है। आजकल की फैमिली देखते हैं ना, 2 बच्चों से ज्यादा किसी को होते ही नहीं, 1 या 2, 3 तो रेयर मिलते हैं। 3 बच्चों वाली फैमिली तो ढूंढने से मिलती है, और पहले ऐसी फैमिली होती है जिसमें 8-8 10-10 बच्चे तो नॉर्मल हुआ करते थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन थे पिछली बार के। अच्छा, अपन ने भारत में पढ़ा है, देखो अल नीनो पढ़ा है, अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। सुनीता घर जाकर ये देखना, सारे के सारे भारतीय मानसून पर, पश्चिमी विक्षोभ, तिब्बत के पठार, ये सारी बातें अपन मैप से पढ़ेंगे, तो पूरा पूरा आपको यहाँ तक क्लियर याद रहेगा, और याद रहना भी चाहिए।